नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइव हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ के बीए थर्ड सेमेस्टर एग्जाम 2024 जो 2 जनवरी 2025 से एग्जाम होने की संभावना है, उसके लिए पेपर 305E अर्थात सामाजिक विज्ञान शिक्षण या पेडागोजी ऑफ सोशल स्टडीज का यूनिट 3 का प्रैक्टिस सेट 6 हल करेंगे। इसके 100 प्रश्न हैं। प्रश्नों पर आए, लेकिन उससे पहले प्लीज आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। आइए देखते हैं प्रश्नों को। पेपर 305E अर्थात सामाजिक अध्ययन शिक्षण, पेडागोजी ऑफ सोशल स्टडीज, इतिहास, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, भूगोल। ध्यान रखना, इन चारों में से कोई भी आप लिए हो, ठीक है, पेडागोजी में रखे हो, चाहे इतिहास, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, भूगोल, सभी का पेपर एक ही होगा। ठीक है, तो चारों पेपर एक साथ मिक्स आएगा, चाहे जो भी आप रखे हैं आपको वही पेपर देना होगा। इतिहास रखे हैं तब भी एक ही जो पेपर रहेगा वही पेपर चारों लोगों को देना है। ठीक है, कोई भी अंतर नहीं रहेगा। इतिहास का अलग से, नागरिक शास्त्र का अलग से नहीं बनेगा। जो पेपर बनेगा उसी पेपर को इतिहास वाले भी देंगे, नागरिक शास्त्र या फिर अर्थशास्त्र या भूगोल। ठीक है, तो यूनिट 3 प्रैक्टिस सेट 2 है। ध्यान रखना, ये प्रैक्टिस सेट 6 है। इसके पहले 5 प्रैक्टिस सेट हल कर चुके हैं। यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक आप प्लेलिस्ट 305E है, इस जगह पे क्लिक करेंगे, इस पेपर की सारी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगा। 9654302596 पर आप मैसेज करके कोई क्यूरी पूछ सकते हैं। आइए देखते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, एक अच्छे प्रश्न पत्र की विशेषता है। ए वस्तुनिष्ठ, बी व्यवहारिक सरल या सरल भाषा, सी उम्मीदवार के अनुकूल, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना पहले का डी। अगला प्रश्न है, शिक्षण पर नियंत्रण रखने के लिए शिक्षक की भूमिका निम्नलिखित में से है। ए अधिगम का मापन, बी अधिगम उद्देश्यों द्वारा व्यवस्था, सी अधिगम प्रक्रिया पर नियंत्रण, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा लिखित परीक्षण का प्रकार नहीं है। ए निष्पादन परीक्षण, बी मापिकीय परीक्षण, सी वस्तुनिष्ठ परीक्षण, डी शिक्षक निर्मित परीक्षण। सही जवाब हो जाएगा ए निष्पादन परीक्षण। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन प्रक्रिया में निम्नलिखित में से क्या शामिल है। ए उद्देश्य निर्धारण करना, बी अधिगम अनुभव की प्रभावशीलता जानना, सी उद्देश्य प्राप्ति की सीमा निर्धारित करना, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, इकाई परीक्षण का संबंध निम्नलिखित में से है। ए संरचनात्मक मूल्यांकन, बी योगात्मक मूल्यांकन, सी ए बी दोनों, डी में उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 5 का ही, संरचनात्मक मूल्यांकन। रचनात्मक मूल्यांकन उन विभिन्न विधियों को संदर्भ करता है जिनका उपयोग शिक्षक छात्रों की समझ, सीखने की जरूरतों और सीखने के समय शैक्षणिक प्रगति, पाठ इकाई या फिर पाठ्यक्रम की प्रक्रिया मूल्यांकन करते हैं। अगला प्रश्न है, रूपदेह परीक्षण से पता चलता है। ये छात्रों की कठिनाई, भी शिक्षण की प्रभावशीलता, सी भी दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 6 का ए छात्रों की कठिनाई। अगला प्रश्न है, संरचनात्मक परीक्षण अर्थात फॉर्मेटिव टेस्ट का उद्देश्य है। ये छात्रों की कमजोरी का पता लगाना, भी सुधारात्मक शिक्षण, सी विषय वस्तु का स्वामित्व, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, अनुदेशन सामग्री की उद्देश्य आधारित व्यवस्था की जांच सम्मिलित है। ए रूपदेह परीक्षण, बी योगात्मक परीक्षण, सी ए बी दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ए रूपदेह परीक्षण। अगला प्रश्न है, योगदेह परीक्षण दिया जाता है, तो सही जवाब हो जाएगा 9 का ए समस्त इकाई अध्ययन के पूर्ण होने पर। अगला प्रश्न है, योगदेह एवं संरचनात्मक परीक्षण शिक्षण अधिगम मूल्यांकन की दृष्टि से है। ए विरोधी, बी पूरक, सी ए बी दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा बी पूरक। अगला प्रश्न है, पाठ योजना की पंचपदी प्रणाली प्रस्तुत की है, तो सही जवाब हो जाएगा 11 का बी हर्बर्ट द्वारा।
अगला प्रश्न है, शिक्षक की भूमिका होती है ए मित्र की, बी दार्शनिक की, सी निर्देशक की, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। ध्यान रखना, शिक्षक, मित्र, दार्शनिक और निर्देशक तीनों होते हैं। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन शिक्षक को होना चाहिए ए व्यवसायिक निष्ठा, बी प्रेरणा स्रोत, सी विषय का ज्ञान, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, दत्त कार्य की विशेषता है ए चिंतन एवं कल्पना शक्ति का विकास, बी शिक्षण की सहायक विधि, सी अध्ययन की आदत का निर्माण, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 14 का डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, गृह कार्य या दत्त कार्य सहायक होता है ए पुनरावृत्ति, बी आत्मसातीकरण, सी व्यक्तिगत अधिगम, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, शिक्षक द्वारा दिया गया गृह कार्य किस सिद्धांत पर कार्य करता है। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, ए अभ्यास का सिद्धांत, बी परिपक्वता का सिद्धांत, सी रुचि का सिद्धांत, डी उपयुक्त सभी। तो ध्यान रखना, इसमें शिक्षक द्वारा दिया गया गृह कार्य किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो यहाँ पर का रहेगा, ठीक है, परिपक्वता का सिद्धांत। अगला प्रश्न है, ध्यान रखना, इसका सही जवाब हो जाएगा 16 का डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, शिक्षक द्वारा बनाया गया वस्तुनिष्ठ परीक्षा का एक मुख्य गुण है ए सरलता, बी विश्वसनीयता, सी शुद्धता, डी अस्पष्टता। सही जवाब हो जाएगा बी विश्वसनीयता। अगला प्रश्न है, भ्रमणात्मक विधि डॉट डॉट शिक्षण की एक महत्वपूर्ण विधि है ए भूगोल, बी वाणिज्य, सी सांख्यिकी, डी गणित। सही जवाब हो जाएगा 18 का ए भूगोल। अगला प्रश्न है, अधिकतर भौगोलिक ज्ञान से की अपेक्षा पैर से सीखा जाता है, किसने कहा। सही जवाब हो जाएगा बी फेयरग्रीव ने। अगला प्रश्न है, भ्रमणात्मक अर्थात एक्सकर्जन विधि स्थूल का पोषक है ए स्थूल से सूक्ष्म की ओर, बी स्थूल से सूक्ष्म से स्थूल की ओर, सी अंश से पूर्ण की ओर, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा ए स्थूल से सूक्ष्म की ओर। अगला प्रश्न है, भ्रमणात्मक विधि निरीक्षणात्मक विधि डॉट डॉट रूप है ए विस्तृत, बी संकुचित, सी सूक्ष्म, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ए विस्तृत। अगला प्रश्न है, भ्रमणात्मक विधि का गुण है ए स्थायी ज्ञान, बी रुचिकर विधि, सी तर्क वितर्क को प्रोत्साहन, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, भ्रमण का स्तर है ए भ्रमण का पुनरीक्षण करना, बी बालक को भ्रमण करने के लिए तत्पर बनाना, सी भ्रमण का संचालन तथा क्रियान्वयन करना, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 23 का डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, भ्रमणात्मक विधि की सफलता किस बात पर निर्भर करती है। सही जवाब हो जाएगा 24 का, ध्यान रखना, ए सामाजिक अध्ययन छात्र प्रेमी एवं उत्साही हो, बी भ्रमण हेतु कितना भी समय मिले शिक्षक को उसका अधिक से अधिक उपयोग करना चाहिए, सी भ्रमण के लिए पूर्व से ही योजना बना लेनी चाहिए, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, भ्रमणात्मक विधि चलती है ए स्थूल से सूक्ष्म की ओर, बी व्यापक गति से, सी धीमी गति से, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, प्राइमरी कक्षाओं में 40 से 50 मिनट की यात्रा में भ्रमण कराया जा सकता है ये विद्यालय के आस पड़ोस की भूमिका का, बी फसलों का, सी लोगों के खान पान का, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, माध्यमिक कक्षाओं में एक दिन की यात्रा में छात्रों को भ्रमण कराया जा सकता है ए मेलों का, बी बाजार का, सी नदी तथा झीलों का, डी उपयुक्त सभी का। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी का। अगला प्रश्न है, शैक्षिक भ्रमण का महत्व है ये छात्रों में अवलोकन शक्ति को विकसित करना, भी वास्तविक अनुभव एवं प्रत्यक्षीकरण द्वारा प्रत्यक्षों का ज्ञान कराना, सी कक्षा शिक्षण को रोचक एवं बोधगम्य बनाना, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 28 का डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, शैक्षिक भ्रमण किस नियम पर आधारित है ए सामाजिक नियमों पर, बी मनोरंजन के नियमों पर, सी वास्तविक अनुभव द्वारा सीखने की परिस्थितियों के अवसर पर, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी
उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, कक्षा कक्ष प्रबंधन कौशल के अंतर्गत शिक्षक का व्यवहार होना चाहिए। ए, कक्षा में गतिशील रहना भी, मुख्य मुद्राओं में नियंत्रण व सुधार सी, कक्षा में उचित स्थान लेना और स्वागत करना डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 30 का डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन के एक आदर्श शिक्षक का गुण होना चाहिए। ये मानवीय संबंधों का विकास की कला भी, विस्तृत क्षेत्रों में यात्रा किया हुआ व्यक्ति, सी विभिन्न कौशलों का ज्ञाता, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, शिक्षक में सहायक सामग्री उपयोग करने के कौशल का अंतर्गुण होना चाहिए। तो ए, आवश्यकता अनुसार सहायक सामग्री का चयन, बी, चार्ट, मानचित्र, प्रतिमान चित्र आदि का निर्माण की कला, सी, यांत्रिक सहायक सामग्री की क्रिया विधि का ज्ञान, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, शिक्षक में अंतःक्रिया कौशल के अंतर्गत शिक्षक के गुण होने चाहिए। ए, समस्या समाधान का ज्ञान, बी, विवाद व चर्चा का ज्ञान, सी, प्रश्नोत्तर एवं पुनर्बलन का ज्ञान, सी, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 33 का डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में मूल्यांकन प्रक्रिया का महत्वपूर्ण आधार है। ए, उद्देश्य, बी, अधिगम संबंधी अनुभव, सी, मूल्यांकन के उपकरण, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, मौखिक मूल्यांकन का प्रयोजन है। ए, छात्रों की विचार शक्ति एवं कल्पना शक्ति विकसित करना, बी, छात्रों में रचनात्मक एवं एकाग्रता का विकास करना, सी, पाठ का अभ्यास एवं पुनरावृत्ति करना, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 35 का डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में निबंधात्मक प्रश्नों की विशेषता नहीं है। ए, ज्ञान की विस्तृत परख, बी, विस्तृत पाठचर्या का पर आधारित, सी, लेख शक्ति का विकास, डी, अव्यवहारिकता। सही जवाब हो जाएगा डी, अव्यवहारिकता। अगला प्रश्न है, निबंधात्मक प्रश्नों के प्रकार हैं। ए, विवेचनात्मक प्रश्न, बी, आलोचनात्मक प्रश्न, सी, रूपरेखात्मक प्रश्न, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, निबंधात्मक प्रश्नों का गुण नहीं है। सही जवाब हो जाएगा 38 का बी, प्रश्न पत्र निर्माण में इकाई कठिनाई। ठीक है, बाकी सभी विशिष्ट मानसिक योग्यता की जांच, मौलिकता का परीक्षण, भाषा नियंत्रण है। अगला प्रश्न है, निबंधात्मक प्रश्नों का दोष नहीं है। ए, समय एवं धन का अपव्यय, बी, विश्वसनीय परीक्षाएं नहीं, सी, उचित मूल्यांकन कठिन, डी, उद्देश्यों में अस्पष्टता। सही जवाब हो जाएगा 39 का डी, उद्देश्यों में अस्पष्टता, ये दोष नहीं है। अगला प्रश्न है, निबंधात्मक परीक्षा में कैसे सुधार किया जा सकता है। ए, परीक्षकों द्वारा आदर्श उत्तर का प्रस्तुत किया जाए, बी, प्रश्न सीधे स्पष्ट निश्चित एवं उपयुक्त होने चाहिए, सी, प्रश्न विषय के अधिकाधिक भाग का प्रतिनिधित्व करें, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, लघु उत्तरीय प्रश्नों की विशेषता नहीं है। तो सही जवाब हो जाएगा ए, छात्रों को संक्षिप्त पाठ्यक्रम याद करना पड़ता है, ये नहीं। बाकी प्रश्न संपूर्ण पाठ्यक्रम पर बनाए जाए, ये हैं। अधिक जानकारी वाला छात्र अधिक प्रश्नों के उत्तर देगा, इसमें वर्गीकरण करना सरल होता है, तीनों हैं। अगला प्रश्न है, लघु उत्तरीय प्रश्नों का गुण है। ये प्रश्नों की अधिक विश्वसनीयता, बी, प्रश्नों की रचना सरल एवं स्वाभाविक, सी, लघु उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर लिखना बोझिल नहीं, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का प्रकार है। ए, प्रत्यास्मरण, बी, अभिज्ञान रूप, सी, ए, बी दोनों, डी में से कोई नहीं। 43 का सही जवाब हो जाएगा ए, बी दोनों। अगला प्रश्न है, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की विशेषता है। ए, पर्याप्त नमूनाकरण का गुण, भी, व्यक्ति निष्पक्षता का भाव, सी, परीक्षणों के प्रशासन एवं अंकन में सरलता, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, वस्तुनिष्ठ प्रणाली का गुण नहीं है। ए, इसमें मूल्यांकन शुद्ध होता है, बी, छात्रों की मौलिकता को प्रोत्साहित नहीं, डी, सी, यह परीक्षा प्रणाली विश्वसनीय है, डी, यह परीक्षा उद्देश्य पूर्ति में सहायक है। सही जवाब हो जाएगा बी, छात्रों में मौलिकता को प्रोत्साहन नहीं। अगला प्रश्न है, वस्तुनिष्ठ प्रणाली का दोष अथवा अवगुण नहीं है। सही जवाब हो जाएगा 46 का ए,
इसमें अंकन सुगमता पूर्वक किया जाता है। अगला प्रश्न है, वस्तुनिष्ठ परीक्षणों के दोषों को निम्नांकित में कैसे दूर किया जा सकता है? ए, इसमें सरल एवं निर्देश स्पष्ट हो। बी, मूल्यांकन पूर्व निर्मित उत्तर पुस्तिका के अनुसार हो। सी, सही उत्तर एक ही हो तथा भ्रमणात्मक विकल्प ना हो। डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का प्रकार है। ए, आंतरिक मूल्यांकन। बी, बाह्य मूल्यांकन। सी, बी दोनों। डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी, ए, बी दोनों, आंतरिक और बाह्य दोनों। परीक्षण पद के निर्माण प्रक्रिया 9 चरणों में पूर्ण होती है। अगला प्रश्न है, कक्षा प्रबंधन में शिक्षकों को करना चाहिए। ए, शांत रहें और शिक्षण पर ध्यान केंद्रित करें। बी, छात्रों को हंसने के तरीका सुझाएं। सी, छात्रों के साथ अच्छा व्यवहार करें। डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 49 का डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, प्रश्न पत्र निर्माण के लिए अध्यापकों को कौन सा कार्य करना पड़ता है? ए, विकल्प योजना। बी, प्रश्न प्रकारों का भार प्रदान। सी, विषय वस्तु का भार प्रदान। डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, प्रश्न पत्र बनाते समय एक अध्यापक को किस बात का ध्यान रखना चाहिए? ए, अंकों का विभाजन सावधानी पूर्वक किया जाए। बी, निबंधात्मक तथा लघु प्रश्न ऐसे हों जिनके उत्तर निश्चित हों। सी, प्रश्न पत्र का प्रारूप वही रखा जाए जो ब्लूप्रिंट में निर्धारित किया गया हो। डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, शिक्षक को मनोविज्ञान की किस शाखा का ज्ञान होना चाहिए? ए, व्यवहारिक मनोविज्ञान का। बी, बाल मनोविज्ञान का। सी, प्रयोगशाला मनोविज्ञान की। डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, ये डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, शिक्षक अपनी विषय सामग्री तथा अपने छात्रों के बारे में जो कुछ भी जानता है उन सभी का प्रयोग पाठ योजना में किया जाना आवश्यक है। परिभाषा किसने दी? सही जवाब हो जाएगा योकम एवं सिम्पसन। अगला प्रश्न है, निदान किसी कठिनाई का उसके चिन्हों या लक्षणों से ज्ञान प्राप्त करने की कला या कार्य है, या तथ्यों के परीक्षण पर आधारित कठिनाई का स्पष्टीकरण है या कथन है। तो निदान किसी कठिनाई का उसके चिन्हों या लक्षणों से ज्ञान प्राप्त करने की कला या कार्य है, या तथ्यों के परीक्षण पर आधारित कठिनाई का स्पष्टीकरण या कथन है। सही जवाब हो जाएगा ए, योकम और सिम्पसन। अगला प्रश्न है, कक्षा प्रबंधन की मुख्य समस्या है। सही जवाब हो जाएगा ए, व्यवहार संबंधी समस्याओं वाले छात्रों को संभालने की। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण चुनौतियां शिक्षण के दौरान क्या है? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को आनंदप्रद बनाना। बी, कक्षा में अनुशासन बनाए रखना। सी, प्रश्न पत्र तैयार करना। सी, डी, विद्यार्थियों से उनके गृह कार्य कराना। डी, उपयुक्त सभी। डी, ई जो है उपयुक्त सभी, ई। सही जवाब हो जाएगा 56 का ई। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। अगला प्रश्न है, निदानात्मक परीक्षण का उपयोग किया है। एक कमजोर विद्यार्थियों की पहचान करना। भी, शिक्षक प्रक्रिया में सुधार लाना। सी, ये भी दोनों। डी, अधिगम प्रक्रिया के अवरोधन कारणों को न ढूंढना। सही जवाब हो जाएगा 57 का सी, ये भी दोनों। अगला प्रश्न, निम्न में से निदानात्मक परीक्षण है। सही जवाब हो जाएगा 58 का, ध्यान रखना सी, ग्रेट ओरल रीडिंग पे प्राइमरी रीडिंग प्रोफाइल। ये भी दोनों। अगला प्रश्न है, उपलब्धि परीक्षण की प्रकृति कैसी होती है? ए, गुणात्मक। बी, परिमाणात्मक। सी, व्यवहारात्मक। डी, इनमें से कोई नहीं। उपलब्धि परीक्षण की प्रकृति कैसे होती है? 59 का सही जवाब हो जाएगा बी, परिमाणात्मक। उपलब्धि परीक्षण का उद्देश्य है ये बालकों की योग्यता के स्तर को मापना। भी, उनकी मात्रात्मक अभिव्यक्ति करना। सी, भी दोनों। डी, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी, बालकों की योग्यता का स्तर मापना, उनकी मात्रात्मक अभिव्यक्ति व्यक्त करना। अगला प्रश्न है, उपलब्धि परीक्षण का प्रयोग छात्रों के लिए किया जाता है। सही जवाब हो जाएगा 61 का ए, यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सीखने का आकलन करते हैं। भी, ये परीक्षण अधिगम को कितना सीखना है इसका आकलन करते हैं। सी, ए, भी दोनों। डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ए। ठीक है, उपलब्धि परीक्षण का प्रयोग छात्रों के लिए किया जाता है तो यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सीखने के आकलन करते हैं।
अगला प्रश्न है, उपलब्धि परीक्षण में प्रश्न किस प्रकार के होते हैं? ए कठिन से सरल, बी सरल से कठिन, सी विस्तृत से वस्तुनिष्ठ, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा बी, सरल से कठिन के क्रम में। अगला प्रश्न है, उपलब्धि परीक्षण कक्षा के छात्रों के लिए किस प्रकार मदद करता है? सही जवाब हो जाएगा बी, ये बालकों को कक्षुन्नत करने का आधार होते हैं। अगला प्रश्न है, निर्देशात्मक परीक्षण की प्रकृति कैसे होती है? सही जवाब हो जाएगा ए, गुणात्मक। अगला प्रश्न है, निर्देशात्मक परीक्षणों का उद्देश्य होता है? सही जवाब हो जाएगा ए, छात्रों में पढ़ाई की केवल कमजोरी के कारणों का पता लगाना। अगला प्रश्न है, निर्देशात्मक परीक्षणों का अर्थ है, क्या अर्थ है? सही जवाब हो जाएगा ए, विद्यार्थी की विषय विशेष की अधिकतम कठिनाई एवं कमजोरी का पता लगाने के लिए काम में लाया जाता है। अगला प्रश्न है, निर्देशात्मक परीक्षण में शिक्षण का क्या आधार है? सही जवाब हो जाएगा 67 का सी, ए बी दोनों। निर्देशात्मक परीक्षण में शिक्षण का आधार उपचारात्मक शिक्षण है। इस परीक्षण में शिक्षणात्मक प्रक्रिया में अपेक्षित आवश्यकता सुधार करता है। अगला प्रश्न है, निर्देशात्मक परीक्षण किन किन पक्षों का मूल्यांकन करते हैं? सही जवाब हो जाएगा 68 का सी, ये ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक तीनों पक्षों का मूल्यांकन करते हैं। अगला प्रश्न है, निर्देशात्मक परीक्षणों का क्या उद्देश्य है? सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। भाषाई दक्षता विकसित करके बालक के विषय वस्तु समझने योग्य बनाना, बालकों की रुचि, योग्यता, विषय वस्तु का संप्रेषण निर्धारित करना, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अपेक्षित आवश्यकता सुधार करना, डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, निर्देशात्मक परीक्षणों से किस प्रकार के परिणाम प्राप्त होते हैं? सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। इन परीक्षणों से प्राप्त परिणाम सदैव विश्वसनीय होते हैं। इन परीक्षणों से परिणाम वस्तुनिष्ठ प्राप्त होते हैं। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में वांछित सुधार आधार होता है, डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, निर्देशात्मक परीक्षणों का स्वरूप कैसा होता है? सही जवाब हो जाएगा 71 का डी, बालक किस प्रकार की त्रुटि करता है, किस स्थिति में त्रुटि करता है, त्रुटि का क्या कारण है। ठीक है, सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, निर्देशात्मक परीक्षण कितने प्रकार के होते हैं? सही जवाब हो जाएगा सी, 2। अगला प्रश्न है, निर्देशात्मक परीक्षण निम्न प्रकार के होते हैं? सही जवाब हो जाएगा सी, अध्यापक द्वारा निर्मित परीक्षण, मानकीकृत परीक्षण। अगला प्रश्न है, उपचारात्मक शिक्षण उस विधि को खोजने का प्रयत्न करता है जो छात्र को अपनी कुशलता या विचार की त्रुटि को दूर करने में सफलता प्रदान करे। यह कथन है। सही जवाब हो जाएगा ए, योकम व सिम्पसन। अगला प्रश्न है, उपचारात्मक शिक्षण एक छात्र की कमी निम्न सामान्य योग्यता के कारण नहीं को दूर करने के लिए उद्देश्य विषय है। यह कथन किसका है? सही जवाब हो जाएगा बी, शिक्षा शब्दकोश के अनुसार। अगला प्रश्न है, उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था निम्न प्रकार से की जाती है। सही जवाब हो जाएगा 76 का डी, कक्षा शिक्षा, स्व अनुदेशित शिक्षण, ट्यूटोरियल शिक्षण, अनौपचारिक शिक्षण, डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, सामूहिक ट्यूटोरियल शिक्षण कौन से हैं? सही जवाब हो जाएगा 77 का सी, व्यक्तिगत ट्यूटोरियल परीक्षण, पर्यवेक्षित ट्यूटोरियल परीक्षण, सी ए बी दोनों। अगला प्रश्न है, उपचारात्मक शिक्षण के क्या लाभ हैं? सही जवाब हो जाएगा 78 का डी, इसमें छात्रों की क्षमताएं विकसित होती हैं, छात्रों के अधिगम समस्याओं का निराकरण होता है, छात्रों की व्यक्तिगत कमियों को व्यक्तिगत रूप से दूर किया जाता है, डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, कक्षा में शिक्षक को किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है? सही जवाब हो जाएगा 79 का डी, प्रौद्योगिकी समायोजन से संबंधित समस्याएं। अगला प्रश्न है, समस्याओं का समाधान करने के लिए शिक्षकों को छात्रों के प्रति कैसा व्यवहार रखना चाहिए? सही जवाब हो जाएगा ए, छात्रों के प्रति समानता का व्यवहार। अगला प्रश्न है, शिक्षकों द्वारा आधुनिक कक्षा में सामना की जाने वाली चुनौतियां निम्न में से हैं। सही जवाब हो जाएगा T1 का ई, सभी। विविध कक्षा का प्रबंधन व समय
प्रबंधन प्रौद्योगिकी शामिल करना, विशेष आवश्यकता वाले छात्रों के लिए पर्याप्त सहायता करना, छात्रों के व्यवहार में सुधार करना, सभी। अगला प्रश्न है, शिक्षक को चुनौतियों का सामना कहाँ करना पड़ता है? तो एक कक्षा के अंदर, बी कक्षा के बाहर, सी भी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा कक्षा के अंदर और कक्षा के बाहर, दोनों जगह। अगला प्रश्न है, शिक्षकों द्वारा सामना की जाने वाली दैनिक चुनौतियां हैं। सही जवाब हो जाएगा 83 का, ध्यान रखना ई। विभिन्न सीखने की शैलियों में समझना, प्रभावी संचार का अभाव, सीखने की तकनीक में अपडेट रहना, माता पिता के साथ संवाद। अगला प्रश्न है, शिक्षकों के समस्त शिक्षण कार्य के अतिरिक्त समस्याएं आती हैं। स्कूल प्रशासनों का दबाव, पाठ्यक्रम के अनुकूल आकर्षण की योजनाएं बनाना, व्यवहार व प्रबंधन कार्य, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा T4 का, डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, शिक्षण कार्य के साथ शिक्षकों के लिए जाने वाले प्रशासनिक कार्य हैं। सही जवाब हो जाएगा T5 का, सी। असाइनमेंट की ग्रेडिंग, कार्य पाठ्य योजनाएं बनाना, रिपोर्ट भरना, सी ए बी दोनों। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक की सबसे बड़ी समस्या क्या है? सही जवाब हो जाएगा 86 का, डी। विद्यार्थी से उनके गृह कार्य कराना। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक के तौर पर कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है? ए छात्रों के समझ समन्वय रखना, बी प्रत्येक छात्र को व्यक्तिगत रूप से समय देना, सी छात्रों के मानसिक स्तर को समझकर गृह कार्य देना, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, समस्या समाधान में संप्रत्यय का निर्माण तथा अधिगम का आविष्कार सम्मिलित है। यह परिभाषा है। सही जवाब हो जाएगा सी, आशु की। अगला प्रश्न है, असाइनमेंट विधि के जनक हैं, कौन है? सही जवाब हो जाएगा बी, हेलन पार्कहर्स्ट। अगला प्रश्न है, असाइनमेंट विधि का गुण है, ये छात्रों में स्वाध्याय क्षमता का विकास, भी छात्रों की निरंतर क्रियाशीलता, सी छात्रों के क्षमता अनुसार ज्ञानार्जन, डी उपयुक्त। इसमें क्षमता रहेगा, ठीक है, छात्रों की क्षमता के अनुसार ज्ञानार्जन। ठीक है, तो सही जवाब हो जाएगा 90 का, ध्यान रखना डी उपयुक्त सभी। ठीक है, तो यहाँ क्षमता के अनुसार रहेगा। अगला प्रश्न है, तो इसका डी सही जवाब है 90 का। अगला प्रश्न है, शिक्षकों को छात्रों के अभिभावकों के साथ निम्न कार्यों को करने में परेशानी आती है। ये साप्ताहिक कक्षा का अपडेट, बी दैनिक आचरण रिपोर्ट, सी मानसिक हेड आउट, डी बच्चों की प्रगति पर कार्य चर्चा, ई उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा ई उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, शिक्षकों को छात्रों के शिक्षण में समस्याएं आती हैं। ये माता पिता की भागीदारी का अभाव, भी कार्यक्रम से अधिक निर्धारण, से छात्रों के कार्य के प्रति रुचि कम होना, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। एक शिक्षक को कक्षा प्रबंधन में आवश्यकता होती है, इस साहस और धैर्य की भी, व्यवहार का सामना करने की, सी कठोर होने की अपेक्षा लचीला होने के, डी इन सभी का। सही जवाब हो जाएगा डी इन सभी का। अगला प्रश्न है, शिक्षकों को शिक्षण कार्य में अनेक समस्याएं आती हैं। तो सही जवाब हो जाएगा 94 का, ध्यान रखना ए छात्रों को शांत वातावरण में शिक्षा प्रदान करने में। अगला प्रश्न है, सामाजिक शिक्षण में शिक्षकों के कक्षा में पाठ्यक्रम को निश्चित समय में सिखाने की समस्या है। तो सही जवाब हो जाएगा 95 का, डी कम छात्र सहभागिता, कोई छात्र धीमी गति से सीखता है, छात्र की सेहत को लेकर छात्रों का अनुपस्थित होना, डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, छात्रों के शिक्षण कार्य में क्या समस्याएं नहीं हैं? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना सी छात्रों के मोबाइल अधिक देखना। शिक्षकों के शिक्षण कार्य में क्या समस्या नहीं है? छात्रों की संख्या अधिक होना, शिक्षक विद्यार्थी पर व्यक्तिगत रूप से ध्यान नहीं दे पाते, छात्रों का मोबाइल अधिक देखना, छात्रों की लिखने पढ़ने की गति धीमी होना। सही जवाब हो जाएगा, क्या समस्या नहीं है शिक्षण कार्य में? तो छात्रों का मोबाइल अधिक देखना, हालांकि ये भी समस्या है, बट अगर पढ़ाई के देख रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सी इसका सही जवाब। कक्षा में शिक्षकों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। एक छात्र का व्यवहार, बी सीमित संसाधन, सी समय सीमा, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, कक्षा में शिक्षक को निम्न चुनौतियों का दैनिक जीवन में सामना करना पड़ता है, जिसमें से कौन नहीं है? सही जवाब हो जाएगा डी। वर्तमान समय में छात्रों का
कक्षा में मोबाइल लाना। अगला प्रश्न है, एक सामाजिक अध्ययन के शिक्षक को कक्षा के समय प्रबंधन में समस्याओं का सामना करना पड़ता है क्योंकि उसे शिक्षण के अतिरिक्त कार्य नहीं करने होते हैं। सही जवाब हो जाएगा 99 का ए, मनोरंजन। अगला प्रश्न है, कक्षा प्रबंधन में शिक्षक की क्या समस्या होती है? सही जवाब हो जाएगा डी, ए बी दोनों। छात्रों के अलग अलग सीखने की शैली और क्षमताएं, छात्रों से सांस्कृतिक अंतर, डी उपयुक्त सभी। कुछ प्रश्न इसका जवाब आप लोग जरूर दीजिएगा। व्याख्यान प्रदर्शन विधि निम्नलिखित में से किस पर केंद्रित है? ए छात्र, बी शिक्षक, सी मुख्य अनुशासक, डी प्रधानाचार्य। अगला प्रश्न है, सूक्ष्म शिक्षा प्रविधि का विकास किस विद्यालय में किया गया? ए स्टैनफोर्ड, बी ऑक्सफोर्ड, सी शिकागो, डी फ्लोरिडा। अगला प्रश्न है, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का मूल अधिकार प्रदान करता है। ए 93वां संसार संशोधन, बी 66वां संविधान संशोधन, सी 105वां, डी इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, ये कथन किसका है? पाठ्यपुस्तक शिक्षण का मूल उपकरण है। ए कटिंग, बी डगलस, सी मैक्सवेल, डी ड्यूबी। अगला प्रश्न है, अनुसंधान वित्त के प्रवर्तक थे? ए किलपैट्रिक, बी H.E. आर्मस्ट्रांग, सी पाइथागोरस, डी गेगनी। आप लोग ध्यान रखना, डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक आप प्लेलिस्ट 305E है, यहाँ पे क्लिक करेंगे, सारे पेपर को क्रम से मिल जाएगा। कोई क्यूरीज 9654302596 पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। अगला जो प्रैक्टिस सेट हल करेंगे यूनिट 4 का पार्ट 1। ठीक है, प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।